नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 क्लास 9th का यानी कक्षा 9 का अध्याय 1 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को पहले पढ़ने से पहले इसमें हम इसकी जो डिटेल लिखी हुई है इन सभी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में हम प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 तो हल करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, क्या शून्य परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 यानी q 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमें बताना है। तो इसको हल करने से पहले हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है और वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है और वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती है। तो इसकी हम जानकारी ले लेते हैं। आपको समझाने के उद्देश्य से हमने ये चार्ट बनाया है वास्तविक संख्याओं के। तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, तो इसके बारे में हम आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वास्तविक संख्या देखो, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। अब उसके अंदर देखो परिमेय कौन सी होती है, परिमेय वे सभी संख्या होती है जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके, जैसे कि 3/2, 5/7, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इनको हम p बटा q के रूप में लिख पा रहे हैं। अब अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाए, जैसे कि √2, √3, √5, ये ऐसी अपरिमेय संख्या है जो p बटा q में नहीं लिखी जा सकती है। तो इनको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, और ये हमारी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, देखो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी कैसी होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब आप पूछोगे सर प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो प्राकृत संख्या हम आपको बता रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से अनंत, यानी कि जो 1 से प्रारंभ होकर के और अनंत तक चले वो कहलाती है प्राकृत संख्या। और दूसरे नंबर पर होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो शून्य से स्टार्ट होकर के शून्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से अनंत तक चले तो वो कहलाती है पूर्ण संख्या, यानी जो कि शून्य से प्रारंभ हो। और उसके बाद तीसरी होती है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या आपको पता है बीच में क्या होती है, यहाँ पे शून्य होती है और इसकी इधर साइड में प्लस की होती है और इस इधर साइड में माइनस के अंक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बीच में होगी शून्य, इधर से -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरह से संख्या ये बढ़ती रहती है। और इधर जो शून्य है इसकी दाईं तरफ, तो इस यहाँ पे चलेगा प्लस के अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। समझ में आ गया, पूर्णांक संख्या यानी बीच में शून्य हो, इधर माइनस के अंक होते हैं और इधर प्लस के अंक। पूर्ण संख्या हमने आपको बताया जो शून्य से प्रारंभ होकर, पूर्ण संख्या वो होती है जो शून्य से प्रारंभ होकर के और 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनंत तक जाए, वो कहलाती है पूर्ण संख्या। अब उसके बाद है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में यही अंतर है कि ये तो देखो 1 से प्रारंभ होती है और ये होती है शून्य से प्रारंभ, बस यही अंतर है दोनों में। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से प्रारंभ होकर के और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से अनंत तक जाए, वो कहलाती है प्राकृत संख्या। अब आपको तीनों संख्याओं की जानकारी मिल गई है, तो इसको वीडियो को आप बार बार देखोगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा कि वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है। तो इस वीडियो को आप बार बार देखना और अधिक से अधिक शेयर करना और लाइक करना, ताकि सभी बच्चों को इसको फ़ायदा मिल सके। तो अब हम इसका पहला सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पहले इसका उत्तर देखेंगे और इसका उत्तर भी इस चार्ट में मिलेगा आपको। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? देखो परिमेय संख्या कौन सी होती है, ये वाली, और देखो शून्य ये रहा। तो शून्य आपको पता है परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में आती है पूर्ण संख्या, और ये देखो शून्य ये रहा। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब उसके बाद देखो, क्या इसे आप
P बटा Q के रूप में लिख सकते हो? तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ, इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब कैसे? जैसे कैसे? 0 के नीचे अपन 1 लिख सकते हैं, तो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, ये सभी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। हम इनको कैसे लिख रहे हैं? यानी कि बटा के रूप में P बटा Q के रूप में लिख रहे हैं, तो ये इनको हम लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में भी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पूरी लाइन को, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। जैसे में लिख देना आप 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, ठीक है। और उसके बाद है ये जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0, यानी कि जहाँ P क्या है? P और Q पूर्णांक है, लेकिन Q नॉट इक्वल 0, और Q कैसा है? नॉट इक्वल 0 के है। तो यह लिख देंगे जहाँ P बराबर 0 और Q बराबर क्या हो जाएगा? n, और n क्या है? n क्या है? प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या है कौन कौन सी होती है? प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हमारा ये सवाल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह से प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल करते हैं। अब 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, और कितनी निकालनी है? 6 निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में बदल लेते हैं। परिमेय संख्या का मतलब होता है P बटा Q, ठीक है, P बटा Q। परिमेय संख्या का मतलब होता है P बटा Q के रूप में लिखना। तो सबसे पहले तो हम 3 को क्या कर देते हैं? P बटा Q के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर जाएगा 3/1। हम एक किसी भी संख्या के नीचे लिख सकते हैं, आप जानते हो। तो अब ये क्या हो गया? 3/1, यानी P बटा Q के रूप में हो गई। तो ये क्या बन गई? परिमेय संख्या। अब हमें क्या करना है? 6 परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। तो 6 परिमेय संख्या निकालनी, तो हम 6 से ऊपर, यानी कि कम से कम 9 या 10 से इसका गुणा कराते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे कर देंगे 10/10, यानी ऊपर भी 10 से गुणा और नीचे भी 10 से गुणा। तो हमारे आ जाएंगे यहाँ पर 10 का गुणा 3 से करेंगे तो 10 दिया 30, और इधर 10 का गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 10 एकम 10, 30/10 आ गए। इसी तरह से अब हमारे पास अगला अंक है 4 को भी P बटा Q के रूप में लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 4/1, ठीक है। 4/1 गुणा में इसको भी 10 से गुणा करेंगे, 10/10, और हो जाएंगे 10 का गुणा 4 से करेंगे, 10 चौके 40, और बटा में 10 एकम 10, और अब हमारा आगे 40/10। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालनी है? अपरिमेय संख्या, यानी इन दोनों के बीच में क्या निकालनी है? परिमेय संख्या निकालनी है। तो अब देखो यहाँ पे 30/10 है, तो पहले तो लिख देते हैं 30/10, और 30 के बाद कितना आते हैं? 31, 31/10, 31 के बाद कितना आते हैं? 32, 32/10, 32 के बाद कितना आते हैं? 33, 33/10, और 33 के बाद कितना आते हैं? 34, 34/10, और 34 के बाद कितना आते हैं? देखो गिनो कितनी होगी? 1, 2, 3, 4 ही हुई है, और इनको नीचे लिख देते हैं हम। 34 के बाद कितना आते हैं? 35, 35/10, और उसके बाद 36/10, ठीक है। अब कितनी संख्या होगी इनके बीच की? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 होगी, 6 ही निकालनी थी। अब सीधा लिख देते हैं हम 40/10, क्योंकि हमें 6 संख्या निकालनी थी, इसलिए अब इसको लिख देते हैं 40/10, 40/10। इस तरह से ये हमारा हो गया आंसर सवाल नंबर 2 का। आप अच्छे से समझ लेना, इसको समझ में ना आए तो पुनः एक बार वीडियो देख लेना रिवर्स करके, तो आपको ठीक से समझ में जाएगा। यानी कि 30/10 और 40/10 ये क्या है? परिमेय संख्या, और इनके बीच की संख्या निकाल दिए 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, ठीक है। ये 6 संख्या होगी, और ये हमारे लास्ट में लिख दिया हमने 40/10। ये हमारा हो गया आंसर सवाल नंबर 2 का। अब इसी तरह प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल है,
3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनको भी हमें कैसे करना है, इसी तरह करना है जैसे दूसरा सवाल किया था। तो 3/5 को पहले हम किससे करेंगे, गुणा 10 से करते हैं। तो इसको परिमेय संख्या तो पहले ही ये 3/5, 3/5 और इसको गुणा कर देते हैं हम 10/10 से, 10/10। तो ये हो गया हमारे पास 10 का गुणा 3 से करेंगे 10 तिया 30, इधर 10 का गुणा 5 से करेंगे 10 पंजे 50, ठीक है। और इसी तरह अब हम 4/5 को भी ऐसे हल करते हैं। तो 4/5 गुणा 10/10 बराबर 10 का गुणा 4 से करेंगे 10 चौके 40 और 10 का गुणा 5 से करेंगे 10 पंजे 50, ठीक है। अब इनके बीच में हम परिमेय संख्याओं को ज्ञात करेंगे। इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है हमें, ठीक है। तो अब 30/50 से पहले इसको लिखते हैं 30/50। 30 के बाद कितना आते हैं 31, 31/50। 31 के बाद आते हैं 32, 32/50। 32 के बाद आते हैं 33, 33/50 और 33 के बाद आते हैं हमारे 34, 34/50। देखो 1 2 3 4 ही हुई है, हमें लिखनी है 5। तो एक यहाँ लिख देते हैं हम 35/50, ठीक है। अब 5 होगी 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या होगी इनके बीच की। और लास्ट में लिख देते हैं 40/50। इस तरह से हमारा तीसरा सवाल हल, और ये हो गया हमारा आंसर तीसरे सवाल का। अब प्रश्न नंबर हमारा 4 है, प्रश्नावली 1.1 का। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य ये बताना है, और हमें साथ में कारण भी बताना है। कारण सहित यानी कारण भी बताना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। तो चौथे का पहला सवाल है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो सवाल नंबर 4 का पहला सवाल समझो। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, देखो चार्ट के माध्यम से 1 2 3 4 5 6 सभी क्या है, प्राकृत संख्या होती है। अब बोल रहा है आगे एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो पूर्ण संख्या भी होगी, ये जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या भी होगी, क्योंकि इसमें कितने अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6, और पूर्ण संख्या में भी ये अंक सारे ऐसे के ऐसे होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। तो यहाँ पे लिख देंगे सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होती है। इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे नीचे, क्योंकि सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होती है। ये हमारा हो गया सवाल नंबर चौथे का पहले का आंसर, कारण सहित। अब उसके बाद है सवाल नंबर सेकंड, चौथे का सेकंड। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्रत्येक पूर्णांक का मतलब होगा ये माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या। अब ये बोल रहा है आगे पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या देखो माइनस वाली संख्या नहीं होती इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। तो यहाँ लिख देंगे असत्य है, और कारण में दे देंगे हम क्योंकि -2 एक पूर्णांक संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी सेकंड में लिख देंगे असत्य है क्योंकि -2 एक पूर्णांक संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 4 का सेकंड का। अब हमारा सवाल है 4 का थर्ड। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब समझो परिमेय संख्या कैसी होती है, P/Q के रूप में, जैसे कि 3/2 5/7। अभी बोल रहा है कि पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या कोई बटे के रूप में नहीं होती है। तो ये भी हो जाएगा हमारा असत्य। यहाँ लिख देंगे असत्य क्योंकि 3/2 एक परिमेय संख्या है परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है। दोबारा देखो चौथे का थर्ड, असत्य है क्योंकि 3/2 एक परिमेय संख्या है परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है। ये हमारा हो जाएगा आंसर सवाल नंबर चौथे का तीसरा
यानी चौथे का थर्ड सवाल का। इस तरह से प्रश्नावली 1.1 पूरी हुई। और आप सभी इसको समझ में नहीं आया तो आप इसको पुनः चला के देखना, रिवर्स करके देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप इन प्रश्नावलियों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें।